अच्छे से कीजिएगा। जब रिकॉर्डिंग ही आ जाए, ठीक है, तो बार बार उसको सुन करके जो है ना अपना कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटे में जितना हो सके इम्पोर्टेंट वाला सब करवा दिया जाएगा। ठीक है, अभी 1 घंटे में। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? मैम हंसना नहीं है, हंसना मना है। सही कहा। स्क्रीन दिख रहा है? हम्म। सर नहीं, नेटवर्क हमको तो ना दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? इसका अरे पीडीएफ दिख रहा है कहाँ है बाबा, सर? दिख रहा है, इसका पीडीएफ सर? दिख रहा है। पीडीएफ से नहीं, हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, जो काम पीडीएफ में बहुत कुछ रहता है, ठीक है, पीडीएफ से करना मुश्किल हो जाएगा। पीडीएफ में बहुत कुछ क्या रहता है। बढ़िया। दे दे पीडीएफ भेजना। सही बात है भाई, हम तो बहुतों को दिए हैं मैडम। अच्छा ऐसा है मैम, चलिए। पीडीएफ सर है चलिए मेरे आपका ठीक है। कोई पास, दे फ्रेंड दे। है जो बोरिंग रोड में रहता हो? मेरा नहीं अभी, मतलब था भी तो अभी शायद वहां चला गया, समस्तीपुर साइड चला बोरिंग गया। रोड में? नहीं मैम अभी कोई नहीं है। किसी को पिटवाना है क्या? अरे नहीं नहीं, एक रूम चाहिए था बोरिंग रोड में, एक फ्रेंड को मेरे। आपको मैम? ना ना, हमको नहीं, एक फ्रेंड को। नहीं, मुझे लगा क्या पता घर से 2-3 महीने के लिए बाहर निकलना चाह रहे होंगे, स्टडी नहीं हो रहा हो तो। हाँ मैम, काश ऐसा हो जाता। स्टार्ट करें अब? रहता है। ठीक है, पूछिए। देखिए, फर्स्ट क्या बजट में पूछेगा आपसे? बजट में पहला क्वेश्चन पूछेगा कि किसने पेश किया है। ठीक कौन है, सा बजट? किसने बिहार पेश किया? बजट में? ठीक है। हाँ, 25-26 का। तो किसने किया था पेश? जितना डेटा याद है उतना बताते सम्राट, जाइएगा, बाकी फिर सम्राट हम चौधरी। बताएंगे। सम्राट चौधरी, सम्राट ठीक चौधरी। है, तो ये सम्राट चौधरी था। स्मार्ट चौधरी कर देते हैं इसको ना। ठीक है। स्मार्ट चौधरी सही है। सेकंड में जो है, बजट का आकार क्या था? बजट क्या था? 3,16,895। 3.16 लाख करोड़ कर दें? ठीक है। ठीक है। हाँ, ये इतना याद रह जाएगा। 3.16 था। पिछली बार की तुलना में कितना इंक्रीज किया है? इंक्रीजमेंट परसेंटेज में बताना है, कैसे बताना है? जो भी बताना है बता दीजिए। परसेंटेज तो 13 दशमलव कुछ बढ़ा है। देखिए क्या कहता है, बता दे रहे हैं। पिछली बार का जो बजट था वो था 1,78,706। उससे बढ़कर के कितना हो गया? 21,409 करोड़ का जो है वृद्धि दिखेगा। 21,409 करोड़ का। एक ये मिनट, एक मिनट, कितना कितना था पहला? 278 था ना? हाँ, 278। नहीं नहीं, एक और अठहत्तर होगा अभी बजट। 316 है, तो बढ़ा कितना? अरे ये 225 क्यों लिख रहा है? एक मिनट रुकिए। 25 का अनुमान 178, हाँ 278 होना चाहिए। ठीक है, 21,000 लिख दो रहा है इस पे। अठहत्तर नहीं, 38,000 है। 38,169 बढ़ा है, तब ना पिछला जो 78 था और वो न 38 था दो जोड़िएगा लाख तब ना 16 अठहत्तर होगा। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। देखिए, जब 78 में 38 जोड़िएगा तब ना 6 आता है। 8 8 16, हम्म। तो नहीं 38 ठीक लाख है, ठीक बढ़ा है, है ठीक है, ठीक लगभग। है। 38,000 बढ़ा है। ठीक है, ठीक है। 38,000 बढ़ा है। 38,169 बढ़ा है। ठीक है, ये गलत है। करोड़ है। ये वाला अड़तीस गलत हजार है। एक सौ अड़तीस हजार उनहत्तर एक सौ उनहत्तर बढ़ा है। अब डेटा बता रहे हैं, क्लियर हो गया। 38,169 करोड़ का जो है यहाँ पर इंक्रीजमेंट दिखा है। तो सिर्फ एक सिंपल सा सवाल यहाँ बन सकता है कि क्या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा समझना है कि इंक्रीज हुआ है। ठीक है। डिक्रीज अड़तीस नहीं हजार एक होता सौ है उनहत्तर सर, करोड़ बहुत कम चांस है। एक मिनट रुकिएगा जरा। एक मिनट रुकिएगा। पर परसेंटेज में है 13,69। चलिए, परसेंटेज में अगर बात करेंगे तो 13.69 हो जाएगा ये परसेंट में। ठीक है। चौथा इसका क्या पॉइंट आएगा, बता दे रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। अगर कहे कि शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है तो क्या है डेटा? सबसे ज्यादा है 22,700 है ना? 60,000 है। 60,000 करोड़ है। तो 60 ठीक है। अगर कहे एजुकेशन पर कितना है तो 60,000 करोड़। 60,964 करोड़। ठीक है, ये हो जाएगा। ये अलग डेटा है, ये अलग है। तो एजुकेशन पर जो है इतना आपका खर्च हो रहा है।
जो काम काम का है वही लिखवा रहे हैं सिर्फ। अगर कहे स्वास्थ्य पे कितना खर्च हो रहा है तो हेल्थ पे 10,000। ये हो रहा है 20,000 करोड़, 20,035 करोड़। ठीक है, इतना खर्च हो रहा है इस पर, 20 करोड़ आसपास। एजुकेशन पे 60,000 करोड़, हेल्थ पे लगभग हाँ 20,000 करोड़। बिल्कुल। अब आते हैं कुछ और डिटेलिंग पर, जैसे इसमें कहता है, अब यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे, ठीक है, कुछ हर हर जगह पॉइंट अगर जहाँ जहाँ लिखने की जरूरत पड़ेगा वहां लिखवा देंगे अब। जैसे हम लोग आकार देख लिया, ठीक है, पिछला भी नया भी आकार देख लिया। और आगे कहता है कि वित्तीय वर्ष में जो है जैसे डेटा गड़बड़ा आ जाएगा, हाँ पूंजीगत परिव्यय पे आ जाइए, पूंजीगत परिव्यय, पूंजीगत पे आ जाइए, मतलब हम लोगों ने कितना जो है इन्वेस्ट किया है पूंजी पर, पूंजीगत, पूंजीगत वाला पे आ 64,000। जाइए। पूंजीगत वाले पे हो जाएगा आपका कि हमने अभी तक 2025-26 में 40,531 करोड़ रुपया का जो है पूंजीगत व्यय किया है। 40,000 कितना 531 करोड़। ठीक है, ये अनुमानित है कि हम लोगों ने इतना जो है पूंजीगत पे खर्च किया। अगर पूंजी पे खर्च करते हैं तो क्या होता है यहाँ पर ज्यादा, कि रिटर्न ज्यादा आता है। ठीक है, रिटर्न ज्यादा आता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसको हम पूंजीगत बोल लेंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा आंकड़ा बाइफरकेट कर रहा है आपका और मेरा। हाँ, हम जो देख रहे हैं ना ऑफिशियल डेटा से देख रहे हैं, 25-26 का 40,531 करोड़ दिखा रहा है पूंजीगत परिव्यय। ठीक है, और सामान्य सेवाओं पर 5,899 करोड़ है, और सामाजिक सेवाओं पर 9,369 करोड़ है, आर्थिक सेवाओं पर 25,262 करोड़ है। ऐसे करके डिवाइड किए गए। हम जो देख रहे हैं किसी का कॉपी नहीं है, किसी कोचिंग का नहीं है, बल्कि ऑफिशियल है। तो ठीक ये है, बोल रहा है 40,531 करोड़ रुपया हो गया है, यही ना बोले? हाँ ये पूंजीगत व्यय हुआ है। ठीक है। ठीक है, हाँ ये पूंजीगत व्यय हुआ है, पूंजी गलत लिखा हुआ है, पूंजीगत व्यय हुआ है। आगे आइए। उसके बाद जो है ऋण अदायगी, हम लोगों ने ऋण कितना दिया है। ठीक है, ऋण अदायगी, ये थोड़ा बोरिंग सेशन हो सकता है, लेकिन थोड़ा देर धैर्य रखिएगा। ठीक है, सर ऋण, बोर्डिंग सेशन है, इसको आप इंटरेस्टिंग सेशन बनाइए। हाँ वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऋण अदायगी कितना हो जाएगा, 22,819 करोड़, सर आप जो 22,800। बोल रहे हैं ना, जैसे ऋण अदायगी 22,800 है ना, आप बोल रहे हैं, सबसे बोलवा भी लीजिए। हाँ, एक बार एक काम कीजिए, आप लोग सब रिपीट कर लीजिए ऊपर से। ठीक है, ऊपर से हाँ रिपीट कर ऊपर से लीजिए। रिपीट करवा लीजिएगा, सबको याद भी हो जाएगा। हम्म, तो बजट पेश करने वाले स्मार्ट चौधरी हैं। ठीक है, बजट का आकार कितना था, 3 दशमलव। 3,16,000। हाँ, सब बोलते जाइए, कितने लोग हैं ग्रुप में, लिखिए। जितने भी हैं सब के सब बोलेंगे। 3,16,895 है करोड़ और में। नहीं तो जितना फैक्ट आप याद कराएंगे, नहीं बोलेंगे तो पर फैक्ट नहीं बोलने का 1 रुपया कटेगा सबको। चलिए ठीक है, तो फिर यहाँ देख लेते हैं। अब हमको यहाँ से दिख रहा है थोड़ा सा, तो दिखेगा। हाँ ठीक है, तो बजट पेश हुआ। ठीक है, स्मार्ट चौधरी ने पेश किया, सम्राट चौधरी ने। बजट हो गया 3.16 लाख करोड़ का। इंक्रीज हुआ है 38,169 करोड़ का। एजुकेशन पे लगा है 60,961 करोड़ का। हेल्थ पर 20,035 करोड़ का जो है यहाँ पर खर्च हुआ है। और अगर कहे पूंजीगत व्यय पर तो 40,531 करोड़ का खर्च हुआ है। ऋण अदायगी हम लोगों ने 22,851 रुपए की करोड़ की है। ठीक है, ऋण उगाही भी की है, लेकिन अभी ऋण उगाही और ऋण ये जो है ना, ये पूछता नहीं है बीपीएससी। जो पूछता है वहां पर रहते हैं, स्टक करते हैं। ठीक है, अब देखिए, केंद्र सरकार से प्राप्ति भी इसको होती है, तो ये सवाल अगर पूछ ले तो यहाँ पर हमको करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, पेज इसको ठीक, देखिए सेकंड पेज पे आ गए हैं। तो केंद्र सरकार के से इसको जो है ना पैसा भी मिला है। तो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम्स जो होती हैं उस पर मिला है 45,360 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर टोटल की बात करें तो कितना मिला है, 54,575 करोड़ रुपए मिला है। ठीक है, केंद्र सरकार से प्राप्ति के रूप में कितना, 54,000, यही डेटा याद रखिए, 54,575 करोड़। ठीक है, ये केंद्र सरकार से इसको प्राप्त हुआ है, सेंट्रल से। जो भी मामला हो, बजट हो या जो भी हो, जैसे भी प्राप्त हुआ हो, 54,575 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत। अब देखिए आगे,
अनुसूचित जातियों के लिए भी कुछ खर्च हुआ, लेकिन यहाँ तक यूपीएससी नहीं पूछता है, इसलिए जो पूछ रहा है उस पर हम लोग जो है कोशिश करें कि वहीं रहें। आगे देखिए क्या कहता है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन यानी कि एनसीसीएफ, ठीक है, और नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, अब नाम सुनिएगा यहाँ पर किसके किसके ऊपर सब्सिडी की बात है, अरहर, ठीक है, याद करते चलिएगा, सवाल बनेगा मूंग, जो भी है मूंग का स्पेलिंग, ठीक है। तो हो गया ये मूंग आपका, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ठीक है। इन सब पर जो है एमएसपी तय करते हुए क्रय किया जाएगा। तो एमएसपी की बात चली है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये तीन चीजों को, ठीक है, अरहर, उड़द और मूंग, इन तीनों पर एमएसपी की बात चली है इस बार के लेटेस्ट बजट में। कितना डेटा है यहाँ से आगे, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया अरहर मूंग वाला सब हो गया, एमएसपी का हो गया। फिर कहता है कि राज्य के सभी अनुमंडल एवं प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होगी। कहाँ कहाँ बोला, राज्य के सभी अनुमंडलों में। कितने अनुमंडल की संख्या है जल्दी से बताइए। 9 सॉरी 9 नहीं 104 101 होगा ना, 104 क्लियर बोलिए। क्या ठीक है 101 है ना अनुमंडल, उसमें लगेगा आपका कोल्ड स्टोरेज। मेंस में बहुत काम आएगा बजट वाला, ठीक है, और पीटी में तो काम आएगा ही आएगा। तो आपका जो है 101 अनुमंडल में लगा है आपका कोल्ड स्टोरेज लगाने की बात की गई है इस बजट में, ठीक है, और चरणबद्ध तरीके से इसको पूरा किया जाएगा, मतलब एक साल में कुछ और एक साल में कुछ ऐसे करके बढ़ाया जाएगा उसको। एक लगेगा आपका प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति, जिसको हम PVCS कहते हैं, PVCS, ठीक है। इसका क्या नाम है, बिहार सरकार का जो है ये प्रसंस्करण के लिए जो है खास करके ये अच्छा एक कदम है, प्रसंस्करण जो खेती है या फिर उद्योग है उसके लिए, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, सब्जी प्रसंस्करण प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति। आप लोगों ने अमूल का नाम सुना होगा, उसी तर्ज पर जो है आउटलेट खोला जा रहा है, ठीक है। किसी को डेटा याद है कितने आउटलेट खुले हैं, सुधा का खुलेगा ना, कितने हैं, पता नहीं, सब्जी सभी आउटलेट प्रखंड लिखा है तो 534 हो जाएगा ना। अभी खुल चुके हैं कुछ, कितने तो डेटा होगा उसका कहीं किसी के पास, एक बार चेक कर लीजिएगा, डेटा है तो ठीक है, अदरवाइज ध्यान रखिएगा कि सभी प्रखंडों में जो है ये कहता है ये खुलने वाले हैं, ठीक है, सभी सरकारी प्रखंड। सुधा आउटलेट तो ये सरकारी सुविधा कर लीजिए इसको, सरकारी सुविधा, सरकारी माने सब्जी हो गया। हाँ हाँ हाँ, सरकारी सुविधा, सब बिहारी भाई जानते हैं यहाँ पर, सुविधा आउटलेट एक तरह से आएंगे, मंच है ये, प्रदान करते हैं मंच किसानों को और ये बेचेंगे अपने सामान को यहाँ पर आकर के। अब देखिए वर्तमान में बिहार राज्य जो है वो सब्जी प्रसंस्करण और विपणन फाउंडेशन एक है, उसके तहत कुल 3 संघों के अधीन अब तक 302 प्रखंड स्तरीय पर ये काम कर चुकी है। तो 302 पर ये काम हो चुका है। अगर पूछ ले बीपीएससी की कितने जगह पर जो है बजट के अकॉर्डिंग जो है बजट में डेटा था, इसीलिए 302 यहाँ ध्यान रखिएगा, इतने प्रखंडों में ये काम हो चुका है, इसका गठन हो चुका है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है जो कि आपसे हो सकता है इस बार पूछा जाए, तो मूव करेंगे हम लोग, इस बार पूछा जा सकता है। सवाल यह है कि पूछ ले आपसे कि कन्या विवाह मंडप जो है महिलाओं के लिए क्या किया गया है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ इस बार, गरीब कन्याओं के लिए विवाह मंडप हर प्रखंड में, गांव है या प्रखंड है बताइए, तो पंचायत है, प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह है तो चरणबद्ध तरीके से, ठीक है, ये मंडप। अच्छा, महिलाओं का जितना याद है आप लोगों को सब बता दीजिए पहले यहीं पर, उसके बाद फिर बात करते हैं उधर नया पॉइंट पे। तो पंचायतों पे मंडप खुल रहा था, ठीक है। पिंक बस की सेवा शुरू हुई थी, हो गई, पिंक बस की सेवा शुरू हुई थी, हो गई है शुरू, हाँ बिल्कुल। पिंक टॉयलेट हुआ था, पटना हो गया, गया हो गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब में चल रहा है। पिंक टॉयलेट भी हुआ था, स्वचालित जिम हुआ था शुरू, महिलाओं के लिए है ना जिम की सुविधा हुई थी। और क्या हुआ था, छात्रावास की सुविधा स्टार्ट हुई थी, छात्रावास की सुविधा स्टार्ट, ठीक है। ये उद्यमी महिलाओं के लिए जो काम कर रही है ना, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास यानी कम पैसे में छात्रावास की सुविधा जो है वो शुरू की गई। और क्या किया गया है, महिला हाट। क्या करेंगी यहाँ पर महिलाएं,
ये वुमेन वर्क प्लेस के लिए बनाया गया है, जो वर्किंग वुमेन होगी उनके लिए। पहला हाट सब्जी वगैरह के लिए कुछ बेचेंगे ना यहाँ पे। हाट का मतलब तो कुछ बेचना है वहां पर आपको, उस प्रकार का हाट होता है ना। हम्म। फिर वो भी ये महिला टूरिस्ट गाइड की भी नियुक्ति का भी बात किया गया है। बिल्कुल, टूरिस्ट गाइड भी है, टूरिस्ट गाइड भी, सॉरी, टूरिस्ट गाइड भी है। और क्या है, और कुछ है पॉइंट यहाँ पर, जैसे कंडक्टर्स और जो है ड्राइवर के लिए भी जो है महिलाओं को यहाँ पर कहा गया है कि आपको छूट मिलेगा। ठीक है, कंडक्टर और उसके लिए भी। चलिए, और क्या था, और है कुछ पॉइंट्स और होंगे, छूट रहे हैं एक पॉइंट। और इसमें से, यदि मान ले कि महिलाएं लोग रिक्शा खरीदती है तो उनको सब्सिडी दिया जाएगा, जैसे नॉर्मल वैसा कुछ था। महिला चालकों को ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन के लिए नकद अनुदान प्रदान किया जाएगा। नकद अनुदान प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर तो है यहाँ तक महिला सिपाहियों को थाने के निकट आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। वही हुआ, वही जो हम महिला छात्रावास सिपाही, बोल रहे थे ना, छात्रावास जो बोल रहे थे, हाँ। वो वही है छात्रावास। ठीक है, राज्य सरकार किराए पर आवास से रहने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। हाँ बिल्कुल, एक मिनट। देखिए, ये सब सवाल पूछता है आपसे कि वित्तीय वर्ष में बताइए 25-26 में, अब यहाँ से डेटा चेंज होते जाएगा, ठीक है सब। तो राजस्व प्राप्तियां पूछता है आपसे, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां पूछ लेता है, ठीक है, बजट अनुमान तो पूछ ही रहा है, राजस्व प्राप्तियां पूछ लेता है, और पूछ लेता है कि अपने स्रोत से कितना पैसा प्राप्त हुआ है। अपने मतलब बिहार के स्रोत से कितना पैसा प्राप्त हुआ है, ठीक राज्य है, गैर सरकार के कर कर राजस्व से स्रोत से। कितना प्राप्त होता है। ऐसे करके सवाल पूछ लेता है। तो थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं बजट। अगर कहे कि कुल राजस्व व्यय कितना हुआ है, ठीक है, राजस्व व्यय, ये सब डेटा याद करने का है। एक पूंजीगत व्यय देख रहे थे ऊपर में, ये राजस्व व्यय है। तो अगर कहे कि कुल राजस्व व्यय कितना प्राप्त हुआ है, तो मतलब हुआ है कितना, तो 2,52,000 करोड़, 2.52 लाख करोड़, ठीक है। तो 2.52 लाख करोड़ का जो है यहाँ पर कुल राजस्व व्यय है। तो इतना ही याद करना है आपको, ठीक है, बहुत डेटा याद नहीं करिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज कीजिएगा। ठीक है, कुल व्यय का 75, अगर सॉरी परसेंटेज में अगर कहेंगे तो 79.52% हो जाएगा कुल राजस्व व्यय, ठीक है, 79.52%। कल के लिए भी डेटा कल हम रिकॉल करेंगे, अगर हम पूछ रहे हैं, ठीक है, एक दिन और कर लेंगे सेम चीज, तो फिर यहाँ से हो जाएगा। राजस्व व्यय कितना हो जाएगा, 79.52%। आगे अगर बात करें कुल राजस्व प्राप्तियां, ये तो व्यय था, खर्च हुआ, प्राप्तियां कितना हुई है, राजस्व प्राप्तियां। तो प्राप्तियों का भी डेटा देख लीजिए। कहता है कि 2,60,831 करोड़, ठीक है, 2,60,831 लाख करोड़, ठीक है। इतना इसको जो है प्राप्तियां हुआ है, जो कि परसेंटेज में अगर हम बात करें तो परसेंटेज में डेटा नहीं लिख रहा है, ठीक है, परसेंटेज छोड़ दीजिए यहाँ पर। इतना जो है टोटल प्राप्तियां हुई थी, जिसमें से इतना खर्च हुआ है राजस्व व्यय पर, बाकी जो बच गया वो पूंजीगत व्यय पर खर्च हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए आगे डेटा। आगे कहता है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से, तो मतलब खुद का पैसा कितना आया, कर राजस्व कुल प्राप्ति कहेगा तो 59,520 करोड़ रुपए की क्षमता थी बिहार सरकार की, ठीक है। अपनी प्राप्तियां इसको लिख देते हैं, अपनी चीज, अपनी प्राप्ति, अपनी प्राप्ति। तो ये कितना हो गया, 59,000 करोड़, बस 59 से याद रखिएगा, 59,520 है। 59,520 है ना राज्य सरकार के कर से। यही तो बोले, 59,520। हाँ, तो ठीक ये है, तो यहाँ प्राप्त अनुमानित है। अगर अनुमानित तो रहेगा ही, अनुमानित रहेगा ही। आगे कहता है कि इसमें वाणिज्य, अगर इसको और तोड़ेंगे तो तोड़ने जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। 59,520 है टोटल, उसमें से 46,500 करोड़ वाणिज्य कर है, 8250 जो है स्टाम्प ड्यूटी से लगा है। तो स्टाम्प ड्यूटी देख लीजिए कौन कलेक्ट कर रहा है, स्टाम्प ड्यूटी स्टेट कलेक्ट करती है, ये सवाल रहता है आपका, पूछता है कि स्टाम्प ड्यूटी कौन लेती है। उसके बाद निबंधन शुल्क जो है 4,070 करोड़ रुपए का ये होता है, और परिवहन वाला शुल्क जो आजकल परिवहन से बहुत ज्यादा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पकड़ पकड़ के, तो वो 700 करोड़ रुपए, लूट रहा सॉरी है। 4,070 परिवहन से, और आपका 700 करोड़ रुपए हो जाएगा वो भू राजस्व,
तो इतने सारे जो है ये कलेक्शन है इसके राज्य सरकार के अलग अलग, लेकिन ये वाला याद रखिएगा 59,520 करोड़ जो कि मेन है, ठीक है, राज्य की अपनी प्राप्ति है। अब आइए इधर दूसरे पेज पे देखिए, आगे कहता है, अच्छा ऋण उगाही को अगर हम पढ़ें तो हमको नहीं लग रहा है यहाँ से सवाल पूछता है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये सवाल नहीं पूछेगा। केंद्र से प्राप्ति भी करवा चुके, कहाँ कहाँ हुआ, राजकोषीय सर्वाधिक खर्च घाटा ये सब बताइए। राजकोषीय घाटा पे आते हैं, जो कि सवाल पूछेगा वहां पर। ठीक है, ब्याज ऋण बेहतर प्रबंधन के लिए अनुकूल बकाया ऋण इतना हो गया, ठीक है, बकाया ऋण पूछ सकता है, ठीक है, इधर आइए थोड़ा सा ऋण प्रबंधन में जो है बकाया ऋण पूछ सकता है कितना बाकी है सरकार का, ठीक है। तो कह रहा है वित्तीय प्रबंधन में जो है 23-24 के अंत में कुल बकाया ऋण जो है वो 3,32,740 करोड़ रुपए था, जो राज्य सरकार के सकल घरेलू उत्पाद का 38.94% था। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अधिसीमा 40.44% के अधीन है। तो अभी तक डेटा किसका दे रहा है, 23-24 का डेटा दे रहा है, ठीक है। 3,32,740 करोड़ रुपए का जो है बकाया ऋण बता रहा है, कितना, ये 23-24 के हिसाब से ध्यान रखिएगा, डेटा 23-24 के हिसाब से तो बजट में ये दिया हुआ है। केंद्र सरकार से मिलना बाकी रह गया है ना, ये लिखा है ना केंद्र सरकार को देना है। ये वाला, ये केंद्र सरकार को देना होगा, बाकी क्यों रह गया, देना होगा, तो देना होगा। इसीलिए तो ऋण बोल रहे हैं ना इसको, अगर देना है तो ऋण है। तो यहाँ पर कितना बता रहा है ऋण, बकाया ऋण, बकाया ऋण, बकाया ऋण, तो ये हो जाएगा आपका कितना है, केंद्र सरकार से 332 लेता है रहता है। ना ऐसे, 15वें क्या वित्त बोलते हैं, आयोग के तहत केंद्र सरकार से आता है पैसा ना। अच्छा उसकी बात कर रहा है क्या, एक मिनट रुकिए जरा, 9.4 लाख रुपये व्यय का अनुमान है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये 15वें वित्त आयोग के अनुसार बता रहा है कि इतना आना था इसको, ठीक है ठीक है, ठीक बता रहा है। ये जो है ना इतना मतलब अनुशंसा करके रखा था 15वें वित्त आयोग, कितना मिलना चाहिए जो कि मिला नहीं है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिहार स्टेट को देगी ये वाला पैसा है, ठीक है। वही तो, इतना T2, पैसा बिहार सरकार कहाँ से हाँ, देगी। और बकाया हम बता देते हैं, याद आ रहा है डेटा हम 40,000 करोड़ का डेटा होगा, देखिएगा जो कि बकाया होगा, 40 या 48 के आसपास होगा जो कि बकाया ऋण होगा, हमको पुराना वाला याद आ रहा है डेटा ये, ठीक है, ये होगा बाकी वाला, आगे देख लेंगे मिल जाएगा डेटा, वो भी डेटा मिल जाएगा, ठीक। अब आइए दूसरी चीज पर, सर्वाधिक खर्च वाला देख लिए थे कि शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च हुआ था 60,000, 60,964 रुपए, 900। 60,964 करोड़ रुपया। स्वास्थ्य पर खर्च हुआ था 20,035, तो पहला वाला इंपॉर्टेंट था कि शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ तो उसके वही बाद पे स्वास्थ्य होता पर है, खर्च, हर साल उसी हम्म, पे होता है। हाँ तो डेटा पूछता है ना, 60,964 करोड़ पूछ सकता है, ये डेटा पूछता है। उसके बाद कहता है कि जो पथ निर्माण विभाग है उसमें 17,000 करोड़ का खर्च हुआ है। गृह विभाग को मिला है 17,831, तो अलग अलग करके दिया हुआ है, बस मेन ऊपर वाला याद रखिए, शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ था। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। शिक्षा वाला, अब देखिए स्वास्थ्य वाला कहता में है, ये है अनुमंडल। एक इम्पोर्टेंट चीज दिख रहा है कि राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों में, ठीक है, 21 बाजार प्रांगणों में, उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण और समुचित विकास के लिए, तो देखिए जहां पर बेच रहे हैं ना उस जगह को हमको ठीक करना है, ठीक है, उत्पादन बाजार के लिए आधुनिकीकरण करना है, उसके लिए 1289 करोड़ का बजट आया है, ठीक है। किसके लिए आया 1289 करोड़, देख लेंगे। कुल राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के लिए कितने हैं, 21 हैं, ठीक है, प्रांगण बाजार, प्रांगण बाजार, ठीक है, कितना करोड़ है यहाँ पर, ये 1289 करोड़ है, ठीक है, ये पूछ सकता है, ये किसके लिए, कृषि के लिए, कृषि प्रांगण बाजार है, तो कृषि लिख ही देते हैं बाद में, ठीक है। तो कृषि प्रांगण बाजार के लिए इतना है, बाकी वो सब कर चुके कि किसको कितना क्या क्या मिल रहा था। अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पर, कुछ बहुत सारे प्रावधान हैं इसमें, ठीक है, देखिए कितने प्रावधान है बता दें, 75 से लगता है कि 80 प्रावधान है, कुछ हम यहाँ पे करवा देते हैं, उसके बाद राजकोषीय घाटा ये सब करवा देंगे, ठीक है, डेटा उसका यानी कहाँ पर डेटा है, एक मिनट डेटा देख ही ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में ये है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए बिहार हाँ कैंसर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। और कैंसर के बिहार वो अस्पताल कैंसर, वगैरह में निजी अस्पताल भी खोला जा रहा है ना, निजी हेल्थ,
हाँ, तो है राज्य ना? के प्रमुख अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा और हम्म। कैंसर के लिए कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। अच्छा, क्या इसमें कहीं पे बोले? चेक आवाज कीजिए तो। क्लियर नहीं आया। सर क्या बोले? नहीं जा रहा है। नहीं, थोड़ा लगा कि क्लियर नहीं आया। सुमित सर आप रिपीट कर दीजिए, वो क्या बोले? हमको याद, एक बार और बोलिए, कस के बोलिए। सुनिए, राज्य के प्रमुख अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक और रेफरल रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। रेफर होते हैं लोग ना, तो उसके लिए एक अलग अस्पताल का निर्माण होगा रेफरल प्रत्येक अस्पताल। अनुमंडल में। ठीक है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के रोकथाम एवं उपचार के लिए बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की भी स्थापना होगी। बिहार ओके। कैंसर केयर सोसाइटी। फिर है आगे कि बेगूसराय में आधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। बेगूसराय जिले में बेगूसराय में। आधुनिक कैंसर अस्पताल। राज्य लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का गठन करेगी। राज्य सरकार लोक स्वास्थ्य संबंध प्रबंधन संवर्ग, यानी एक क्या बोलते हैं उसको, संवर्ग को क्या बोलते हैं इसमें, तब एक कमेटी बनाएगी, समझिए, और क्या, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को लेकर मैनेजमेंट पर। फिर निजी क्षेत्र के सहयोग से नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे रहेगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीपीपी इसको मॉडल। हिंदी में कहते हैं, पीपीपी मॉडल पे रहेगा। निजी मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे और मॉडल के तहत राज्य में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। फिर है राज्य के शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से वंचित समुदाय और स्लम क्षेत्र के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खोला जाएगा। जो स्लम में बच्चे रहते हैं या परिवार रहते हैं या जो वंचित है, मतलब नीचे तबके के हैं, उनके लिए नगर चिकित्सा सेवा खोला जाएगा शहरी क्षेत्रों में। बस। एक देखिए, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, हो सकता है पूछ ले आपसे, कि औद्योगिक नीतियां आई थी, ठीक है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। बिहार उद्योग, ठीक है, निवेश प्रोत्साहन नीति, ये 2025 में आया है। अगर कह दे प्लास्टिक पॉलिसी कब आई, प्लास्टिक प्रोत्साहन पॉलिसी, ठीक है, तो ये भी सेम आया है 2025 में, ये भी आया है। तो ये दो डेटा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे पॉलिसी एक आध और आई है, बताइए किसी, अगर आप लोग पुराना वाला पढ़ रहे थे ना, पुराना पढ़ रहे थे, ठीक है। और कोई पॉलिसी आई थी क्या? एक पॉलिसी और है, गुड़ के लिए एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खुल रहा था? ये समस्तीपुर। पूसा में, ठीक है। हाँ, अब देखिए, एक माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर करके जो है ना, एक प्रावधान आया है नया। क्या है ये? यहाँ पर माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो वहां पे पूछ सकता है कि किस किस स्थान पर जो है यहाँ ऑफिस खोले जा रहे हैं बिहार के। तो हैदराबाद पहला हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट हैदराबाद हो जाएगा, सेकंड बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, थर्ड मुंबई हो जाएगा, और फोर्थ आपका दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद एनसीआर का क्षेत्र आ रहा है, ठीक है, फिर कोलकाता, लुधियाना, ऐसे करके जो है इसके पास लगभग, लुधियाना हो गया, कोयम्बटूर हो गया, कर ही दे रहे हैं थोड़ा सा है, कोयम्बटूर हो गया, फिर चेन्नई हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर, हाँ, चेन्नई तक। तो इतने भी इलाके में जो है प्रवासी जितने लोग रहते हैं ना, उनके लिए माइग्रेशन सेंटर बन रहा है, काउंसलिंग सेंटर। कोई भी प्रॉब्लम आती है उससे निपटारा के लिए जो है बिहार सरकार ने क्या कर रखा है, माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर की व्यवस्था की है इसी बजट में। माइग्रेशन काउंसलिंग सेंटर, एमसीसी, याद रहेगा, कुछ याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ नाम एक बार रिपीट फिर से कर दे रहे हैं, जैसे हैदराबाद है, बेंगलुरु है, मुंबई है, दिल्ली है, एनसीआर का क्षेत्र है, कोलकाता है, और आपका गुवाहाटी है, सूरत है, लुधियाना है, कोयम्बटूर और चेन्नई। ये सब इलाके में बहुत लोग जा रहे हैं बिहार से मजदूरी करने का, जो भी काम है, ठीक है। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो है काउंसलिंग सेंटर बनाया जा रहा है, तो ये बजट में था। ये हो गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था की जा रही है उद्यमिता विकास के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था भी की जा रही है, इसी बजट में किया गया है। अब आइए आगे। बिहार में फार्मास्यूटिकल पॉलिसी आई है, फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी, अगर पूछ ले फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी कब आई, तो 2025 के बजट में आई थी, ठीक है। यहाँ तक देखेंगे, चलिए। अब अगर फार्मास्यूटिकल को बढ़ावा देना है तो आपको फिर क्या करना होगा, ट्रिपल पी मॉडल पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है, उसकी भी बात यहाँ पर की जाएगी। आगे देखिए,
कहता है वर्तमान राज्य में 534 प्रखंडों में 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। ठीक है, फिर उसमें क्या यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा है, कह रहा है कि इन प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक एक डिग्री महाविद्यालय सुरक्षा स्थापित की जाएगी। तो डिग्री के लिए भी जो है यहाँ पर एक एक डिग्री महाविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी 534 प्रखंडों में। ठीक है, 534 प्रखंडों में एक एक डिग्री की भी व्यवस्था की जाएगी। 1 से 10 तक के लिए सामान्य वर्ग श्रेणी के जितने भी अल्पसंख्यक शहीद हैं जो भी हैं, ठीक है, 1 से 10 तक जो भी बच्चे हैं सबको जोड़ जाड़ के छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा। पहले जो भी मिलता हो उसका इंटू 2 कर लीजिएगा। ठीक है, ये मिलने वाला है छात्रवृत्ति दर, छात्रवृत्ति मिलने वाली है सबको। आगे निजी क्षेत्र के लिए जो है, चलिए हो गया, निजी क्षेत्र के सहयोग से ट्रिपल पी मॉडल पर सरकारी कॉलेज खोले जा रहे हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रिपल पी मॉडल पर सरकारी कॉलेजेस खोले जा रहे हैं जो कि मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है। आगे राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। अभी देखिए इधर आइए, 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जा रही है जिला मुख्यालयों में। कितने? 108 चिकित्सा केंद्र। ये किस मॉडल पे चल रहा है याद है? दिल्ली में एक मॉडल चल रहा था उसके बेस पे है, दिल्ली में एक मॉडल चल रहा था ना, ये ऐसा ही कुछ केजरीवाल सरकार लेकर के आई थी एक मॉडल। मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक। हाँ क्लिनिक था ना वो क्लिनिक क्या मोहल्ला बोलते हैं, क्लिनिक, वही अरे मोहल्ला मोहल्ले क्लिनिक। क्लिनिक था। तो उसी तर्ज पर है ये। ठीक है, चलिए कैंसर केयर सोसाइटी हो गया, बेगूसराय में अस्पताल हो गया, ये सब हो गया सर कर दिए। आगे देखिए आउटडोर स्टेडियम की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आउटडोर स्टेडियम, अच्छा कहाँ पे बन रहा है? एक याद होगा, ये वाला इलाका आप जब पटना जाते हैं तो उस जाने वाले इलाके में है एक मोइनुलहक। जगह। नहीं पटना में है वो ना, हम पहले की बात कर रहे हैं। एक जगह है यहाँ पर आपका, देखिए ना नाम भूल रहा है उसका, नदी वहां पे से क्रॉस करती है, वहां से एक नदी है। ठीक है, पटना जाने से पहले है, गया से पटना जब जाते हैं तो उससे पहले आता है वो वाला जगह, वहां पे स्टेडियम के पुनपुन लिए जमीन पुनपुन एक्वायर किया गया है। पुनपुन। है ना, उधर नहीं है, भोजपुर उधर नहीं, पुनपुन में। ठीक है, पुनपुन। वही तो बोल रहे हैं, पुनपुन वही ना है, पुनपुन परसा अच्छा उसके बाद भोजपुर पटना। हमको लग रहा था बोल रहे थे। ठीक है, तो पुनपुन में हो जाएगा 100 करोड़ रुपए की लागत से जो है यहाँ पर भूमि चिन्हित करते हुए 100 एकड़, सॉरी 100 एकड़ है ये, 100 एकड़ जो है ये जमीन अधिग्रहित की गई है ताकि स्टेडियम बनाया जा सके। कहाँ? पुनपुन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगर टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ जाए कि बिहार सरकार क्या कर रही है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी काम कर रही है। जैसे क्या काम कर रही है? डेटा सेंटर की बात करती है 2.0, स्टेट डेटा सेंटर 2.0 की कंप्यूटिंग एवं स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है फेज 2 की योजना बनाई गई है। इसके तहत 500 से अधिक वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह होस्ट किए जाएंगे। कितने? 500। ठीक है, चलिए आगे कहता है साइबर अटैक के लिए हम लोगों ने जो है, साइबर अटैक के लिए प्राकृतिक आपदा की क्या कहता है, किसी भी प्रकार की साइबर अटैक एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए डेटा सेंटर एवं रिकवरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, और आगे कहता है इसके लिए डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डेटा सेंटर परियोजना क्रियान्वित किया जा रहा है। तो देख लीजिए एक नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिर्फ हम आपके लिए, डिजास्टर रिकवरी यानी DR। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये इसकी सुविधा दी जा रही है ताकि किसी प्रकार की आपदा आती है तो हम लोग फिर से रेगुलर हो सके। ठीक है, चालू हो सके तुरंत। ये किया जा रहा है प्रबंधन, डेटा प्रबंधन के लिए तो ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। आगे है राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए तो हो गया, पिंक बस वगैरह वगैरह हो गया, कंडक्टर चालक का भी हो गया। कितने प्रतिशत का आरक्षण मिल रहा है इन लोगों को कंडक्टर और चालक बनने के लिए? 33। 33% का आरक्षण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 33% का आरक्षण मिल रहा है। 33 ही मिलता है। हाँ ठीक है, 33 लिखे ना। 30 मेडिकल कॉलेज में भी 33 ही है, मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी तो 33% ही है ना। हाँ 33 33% ही है। अरे 60% हो जा रहा है। क्या क्या बोल रहा है? हो जा रहा है उसका बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए 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 आइए।
ग्रीन डेवलपमेंट फंड, याद होगा इससे रिलेटेड एक मामला आ गया था। बिहार के जो आपके मेन सचिव है ना, जो सबसे हेड ऊपर सचिव जो होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, उन्होंने अपनी बेटी के एक एनजीओ में फंड ट्रांसफर कर दिया था इसी ग्रीन डेवलपमेंट फंड का। ठीक है, 25 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है इसमें, और वो निवेश चला गया उनकी बेटी के अकाउंट में। इसी वजह से न्यूज में आ गया था। तो बिहार में ग्रीन डेवलपमेंट फंड की भी घोषणा हुई है, जो कि अभी विवाद में है। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट फंड कितना का? 25 करोड़ का। पूछ ले तो बता दीजिएगा। उसके बाद बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन की भी योजना की शुरुआत की गई है। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कितना लग रहा है? 100 करोड़ रुपए लग रहा है। अगर पूछ ले तो ये डेटा ध्यान रखिएगा कि बिहार में क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितने पैसे लग रहे हैं? 100 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो पर्व त्योहार पर जो महिलाएं छठ पूजा, आपको याद होगा जब छठ मनाती है महिलाएं, तो बहुत लोग आते हैं देखने के लिए उत्सुकता के साथ कि भैया कैसा छठ बनता है आपके यहाँ। तो वहां पर स्टे होम की सुविधा मिल रही है। होम स्टे बोलिए या स्टे होम बोलिए, जो भी बोलिए। ठीक है, तो इसकी सुविधा मिल रही है ताकि जो है इससे क्या हो, पर्यटन को बढ़ावा मिले। ठीक है, आवाज आ रहा है लोहानी जी सर? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको स्टे होम का सुविधा मिल रहा है छठ के दौरान, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देगा। मेंस में यूज कीजिएगा इन सब चीजों को। आगे पर्यटन गाइड वाला हो गया। पूर्णिया में हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, इसी वाले बजट में था हवाई अड्डा। ठीक है, तो पूर्णिया में आपका हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है। आगे अगर बात करें, राजगीर, सुल्तानपुर एवं रक्सौल में हवाई अड्डे विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। तो 3 जगह और ले लीजिए, नाम याद कर लीजिएगा। एक पहला राजगीर, ठीक है, दूसरा सुल्तानपुर जो कि भागलपुर में है, जगह का नाम भी देख लीजिए, सुल्तानपुर। ठीक है, ये भागलपुर में है। यही ना स्टेशन का नाम बदला गया है, अजगैबी नाच किया गया है। कहाँ क्या किया गया है? भागलपुर में सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदल के अजगैबी नाच ऐसे कुछ किया गया है। ठीक है, तो ये 3 जगह और है जहां पर एयरपोर्ट्स जो है बनाने की बात चल रही है, शुरुआत की जाएगी। पूर्णिया में पास हो चुका है, तो पूर्णिया, राजगीर, सुल्तानपुर और रक्सौल। ठीक है, इतना डेटा याद रखिएगा आपके एयरपोर्ट से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अच्छा यहाँ पे बताइए, क्या फुल फ्लेज वाला जैसे रेगुलर होता है हवाई अड्डा वैसा वाला खुलेगा या कुछ और है यहाँ पर? छोटा या बड़ा वाला हवाई अड्डा है? छोटा है, उड़ान स्कीम के अंतर्गत है ना? हाँ, नहीं नहीं 19, देखिए एक जहाज में छोटे वाले जो जहाज होते हैं उसमें 19 पैसेंजर रखते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से छोटे तरह का हवाई अड्डा खोला जा रहा है यहाँ पर, छोटा हवाई अड्डा है, बड़ा वाला नहीं है। ठीक है, ये सब जगह पे बस इतना जानकारी दे रहे थे कि छोटा वाला है। और बीटा बना रहा है ये ब्राउन फील्ड। क्या बना रहा है? ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट। अच्छा, बिहटा में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, देश के अन्य अन्य शहरों में जो भी, हाँ, कुछ दिन बाद वो पटना वाला बंद कर देगा, कुछ दिन बाद मतलब बीटा से सारी चीजें संचालित होंगी, क्योंकि बगल में चिड़ियाघर है, इस कारण हो सकता है। इस बार तो थोड़ा सा जो हादसा भी हो गया अहमदाबाद वाला, तो उसके बाद ऐसा भी थोड़ा सीरियस है इन सब चीजों पर। देखिए, मेट्रो शहरों में क्या हो रहा है, मुंबई और दिल्ली के अलावा यहाँ पे बात कर रहा है कि बिहार एकीकृत केंद्र की शुरुआत हो रही है। ठीक है, बिहार इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार। यहाँ होगा क्या, कह रहा है जिसके बहुआयामी उपयोग किए जाएंगे। तो बिहार के पारंपरिक शिल्प का, हस्तकला का, ठीक है, इनका सबका प्रचार प्रसार किया जाएगा। मतलब बिहार की जो चीजें फेमस है उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार खोला जा रहा है हर मेट्रो शहर में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, एक डेटा है सिर्फ। आगे वो जो बता दिए थे महिलाओं के लिए छात्रावास वाला, तो वो ध्यान रखिएगा, छात्रावास की सुविधा हो रही है। मतलब कम पैसे में रहने की सुविधा है, फ्री नहीं है, कम पैसे में रहने की सुविधा है।
एक आएगा जब आप मौसम की, जब हम आपदाएं आती है, बिहार में आपदा बहुत आती है, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत है, सूखा और बाढ़, तो उसके लिए मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी हैजार्ड अर्ली अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये जो है आपका यहाँ पर हो रहा है बिहार में, मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये एक सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे हम लोग को पहले से वार्निंग मिल जाएगी। उसके बाद हाइब्रिड डॉपलर वेदार नेटवर्क एक और है, हाइब्रिड डॉपलर वेदार नेटवर्क, ठीक है। तो इसकी भी शुरुआत की जाए। डॉपलर रडार नेटवर्क कैसे काम करता है, डॉपलर कैसे वर्क करता है, कोई बताइए फंक्शन इसका, डॉपलर का फंक्शन, डॉपलर तो कैसे काम करता ध्वनि है, वाला देखिए। हो गया, प्रतिध्वनि होगा शायद। जो हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऐसे 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 बढ़ती है आगे, ठीक है। तो ये मशीन लगे होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी को निकाल रहे होते हैं। ये जाएंगे और किससे टकराएंगे, आपके बादल से, ठीक है। बादल जितनी दूर होगी ये फ्रीक्वेंसी वापस लौटते समय जो है उतना समय लेंगे लौटने में, अगर जितनी नजदीक होगी जल्दी लौट जाएंगे। तो इससे ये पता चल जाता है कि कितनी देर में जो है बारिश होने वाली, ठीक है, और कितनी मात्रा में होने वाली है ये भी पता चल जाता है। दो चीजें पता चलती है, मात्रा में और कितनी जल्दी होगी। तो यही है डॉपलर वेदार नेटवर्क। इसी डॉपलर वेदार नेटवर्क पर ट्रेन की आवाज वाली भी एक कंडीशन पढ़े होंगे फिजिक्स में, यही डॉपलर वेदार नेटवर्क वहां पर भी, ठीक है। आइए इधर अब, तो यहां तक हो गया। आगे कहता है कि पेपरलेस किया जाएगा। देखिए ये सवाल बन सकता है, पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा कब तक। तो कह रहा है कि 25-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः जो है पेपरलेस कर दिया जाएगा और देश या देश के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन निबंधन किया जा सकेगा। पेपरलेस निबंधन से पक्षकारों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार नहीं करने हैं और गो ग्रीन योजना को बढ़ावा मिलेगा। तो 25-26 के बजट में बहुत अच्छा बात है, यहाँ पर पेपरलेस की बात कर रहा है, सभी ऑफिसेज की बात कर रहा है, ठीक है, कि पेपरलेस कर दिया जाएगा। गो ग्रीन इनिशिएटिव है इनका। बड़ी नदियों पर पुल की संख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है। चलिए देख लेंगे, अगर बढ़ रहा है तो ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, पहले कहा जाता था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पूरे राज्य में मतलब कहीं से भी आप हो 5 घंटे में आप आ सकते हैं पटना। अब क्या कह रहे हैं पता है, 4 घंटे में पटना कह रहे हैं। तो 4 घंटे में आप पटना पहुंच जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के माध्यम से। तो ये वाला डेटा भी ध्यान रखिएगा, 4 घंटे की बात चल रही है। आगे कृषि विभाग की बात कर लेते हैं। समय है ना हमारे पास, 10 मिनट समय है, 10 मिनट में जितना हो जाए, बाकी का कल के लिए छोड़ देंगे। पार्ट 1 इसको कर लेंगे और पार्ट 2 कल वाला हो जाएगा, ठीक है, ताकि सारा डेटा कंप्लीट हो जाए। देखिए बिहार में क्या हुआ, कृषि विभाग को लेकर के बात कर रहे हैं। बिहार में कृषि विभाग को लेकर के पहला पॉइंट क्या बनता है कि जलवायु अनुकूल कृषि की बात चल रही है, ठीक है, जलवायु अनुकूल कृषि की बात चल रही है। अभी हम लोगों को इसमें अवार्ड भी मिला है जिसको हम कहते हैं वाटर ट्रांस वर्सैलिटी, वर्सैलिटी कहते हैं इसको, ट्रांसवैलिटी, क्या लिखा है, ट्रांसवर्सेलिटी, ठीक है। वाटर ट्रांसवर्सेलिटी ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर कह दे कि कब ये किया गया था तो 2024 में किया गया था, ठीक है, 2024 में एक वाटर से रिलेटेड अवार्ड है आपका, बिहार को मिला है, जिसका पूरा नाम है वाटर ट्रांसवर्सेलिटी ग्लोबल अवार्ड, ठीक है, ट्रांसवर्सेलिटी ग्लोबल अवार्ड, ये 2024 में मिला है बिहार को। आगे जल संरक्षण के लिए जो है ये सब काम चल रहा है, ग्लोबल अवार्ड भी मिल चुका है। अब हो गया आगे। आगे कहता है कि बागवानी से हरियाली कार्य करने हेतु बांका जिले को जल निकायों का कायाकल्प श्रेणी में इंडिया वाटर फाउंडेशन स्थापना संस्थान जो है इसका ग्लोबल अवार्ड एवं कॉन्क्लेव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगर पूछ ले कि किस जिले को सम्मानित किया गया है वाटर फाउंडेशन द्वारा, तो ये किया गया है आपके किसको, बांका जिले को, ठीक है। बांका जिले को यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस चीज के लिए, जल प्रबंधन के लिए, ठीक है। पूरा फिर से पढ़ ले रहे हैं। बागवानी से हरियाली कार्य करने हेतु, बागवानी से हरियाली कार्य यानी कि बागवानी बहुत लगी हुई यहाँ पर बांका में बागवानी, ठीक है, इसलिए इसको मिल गया अवार्ड। चलिए हो गया, यहाँ तक कर लिए। जल की उपलब्धता हेतु हर खेत सिंचाई का पानी तो चल ही रहा है अपना, जो कि चलेगा ही, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। मिलेट, अच्छा ये जो है कृषि रोड मैप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा कृषि रोड मैप का बताइएगा कि डेट कब कब है, कब स्टार्ट हो रहा है कृषि रोड मैप, कब स्टार्ट हुआ था, 2000 कब, 48
कृषि रोड मैप कब स्टार्ट हुआ था? 8 में ना? तो कहाँ चले गए, सब चले गए क्या? 2008 से। 2008 से। तो लेटेस्ट वाला जो है कब स्टार्ट हुआ? लेटेस्ट वाले के लिए क्या डेट है? 23 से 28 चलेगा। 23 से 28 चलेगा। तो ये जो है बिहार कृषि रोड मैप की जो है यहाँ पर बात चल रही है। इसमें भी कृषि क्रमण पुरस्कार वगैरह मिले, पांच बार मिल चुका है, और मक्का वगैरह के लिए, कभी गेहूं के लिए, ठीक है, इन सब के लिए मिला है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसानों की आय वृद्धि करने के लिए मखाना वगैरह, तो मखाना बोर्ड की बात कर सकता है इस बार बीपीएससी। देखिए मखाना पर पीटी में क्वेश्चन रह सकता है, मेंस में तो दिख ही गया है क्वेश्चन, ठीक है, पीटी में रह सकता है मखाना बोर्ड से संबंधित। तो इस मखाना नाम के टॉपिक को जो है ना अच्छे से करके जाइएगा। कितना पानी चाहिए, कितने मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ लोगों को फायदा होने वाला है, कितने किसानों को फायदा होने वाला है इससे, मौसम क्या चाहिए इसको, ठीक है, सारा डेटा यहाँ पर मेरे पास है। वैसे करवा देंगे बाद में, आज के बाद, ठीक है, आज तो नहीं करेंगे, लेकिन कल कर लेते हैं, कल का टाइम देख करके। चलिए, मखाना को करना जरूरी है। यहाँ तक हो गया, बिहार कृषि रोड मैप हो गया। अब देखिए, कहता है कि बिहार में कृषि रोड मैप के सफल कार्यान्वयन के लिए गेहूं के उत्पादन लगभग दोगुनी तथा मक्का की 2.5 गुनी बढ़ी है। कितना? गेहूं का 2 गुना, मक्का का 2.5 गुना बढ़ा है, ठीक है। गेहूं और मक्का का ध्यान रखिएगा, 2 गुना 2.5 गुना, पीटी में ऐसा सवाल बन सकता है। कहता है कि इसी प्रकार फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। अच्छा, फल, अगर सब्जी में बात करें तो बिहार का स्थान कितना नंबर पे है सब्जी में, वेजिटेबल्स में? याद है किसी को? छठे पर है, 6th है इंडिया में, ठीक है, छठे पर है। अब देखिए, आइए अन्न, अन्न पे आइए, श्री अन्न पे आइए। श्री अन्न का मतलब क्या होता है? मोटा अनाज। क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी मेंस में, मोटा अनाज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो क्या क्या चल रहा है, थोड़ा एक डेटा और छूट रहा है। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, क्या है? तीव्र बीज विस्तार योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत खरीफ और रबी में अब तक धान, गेहूं, मक्का और मिलेट्स, मड़ुआ, बाजरा, ज्वार, अरहर, चना, तीसी, राई, सरसों के लिए कुल 6,14,327 क्विंटल बीज का कुल 20,000, कितना है, 20,42,799 किसानों के बीच वितरित किया गया। मतलब बीज वितरण का भी काम चल रहा है। कितने बीज बांटे गए? 6,14,327 क्विंटल बीज को बांटा गया है, ठीक है। तो बीज विस्तार योजना भी काम कर रहा है, एक देख लीजिएगा इसको, बीज विस्तार योजना, ठीक है, बिहार में चल रहा है बीज विस्तार योजना। कितना बांटा गया, बस ये थोड़ा सा खाली देख लेते हैं। किसान कितने हैं? 20,42,799 किसानों को बांटा गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है ये। 38 हमारे पास गांव है, ठीक है, सॉरी 38 जिले है ना। कह रहा है यहाँ पर मिलेट्स के लिए, कह रहा है डेटा कि राज्य में श्री अन्न जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है, और खरीफ हेतु, बढ़ावा देने हेतु खरीफ 2024 मौसम में राज्य के सभी जिलों में 1.25 लाख एकड़ में ज्वार, बाजरा, ये सब जो है बोया गया है। कितने में? 1.25 लाख हेक्टेयर में जो है ज्वार, बाजरा, यानी कि मोटे अनाज इसमें जो है यहाँ पर का रोपण हुआ है 1.25 में, ठीक है। तो 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर मोटे अनाज का रोपण हुआ है, तो अच्छा काम चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ देश में क्या है कि हम लोग जो है जलवायु अनुकूल कृषि पर जा रहे हैं। तो जैसा होगा जलवायु, वैसे कृषि को हम लोग अपनाएंगे, तो इसीलिए मोटे अनाज को अपना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसीलिए बार बार पूछ रहा है इसके ऊपर। और यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन जब कीजिएगा ना, तो एक कंफर्म कोई रहेगा जिसमें पर्यावरण और आपका जो है ग्राह्य जो अनुकूल जो कृषि होती है उस पर सवाल पूछेगा, ठीक है, उस पर एक वो बनाएगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन बनाएगा। राज्य के 38 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत अभी तक 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा चुका है। तो ये डेटा आपसे बीपीएससी ऐसा पूछता है, तो कितने गांव हैं? 190 विलेज, ठीक है। जिसको क्या किया गया? 190 विलेज को, 190 विलेज को कहता है कि अनुकूल, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत, ठीक है, अभी तक जो है एक कृषि गांव मॉडल के रूप में विकसित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये हो गए जलवायु कृषि गांव 190, ठीक है। आगे आइए,
अगर कह दे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ कहाँ की जा रही है, तो पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा, टनकुप्पा करके जगह है एक, वो गया में है, ठीक है। और बिदुपुर जो कि वैशाली में है। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर एक जगह आ गया जिसका नाम है टनकुप्पा, टनकुप्पा प्लस आपका वैशाली का एक जगह है जिसका नाम है बिदुपुर, बिदुपुर। इन दोनों जगह पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जा रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ, टनकुप्पा प्लस बिदुपुर। चलिए इतना हम लोग रहने देते हैं आज, ठीक है। और यहाँ के बाद जो है कल हम लोग पशु, और यहाँ से देखिए कंटिन्यू कर देते हैं, इसको कंटिन्यू कर दे रहे हैं। यहाँ से जो है कल से कंटिन्यू करेंगे, वही टाइम रहेगा सेम 12 से 1 वाला। अभी फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। तो फिजिक्स वाले जिनको करना है फिजिक्स सर हैं अभी, ठीक है, फिजिक्स करवाएंगे। कल जो स्टार्ट करेंगे ना, बजट का ही बचा हुआ जो भाग है वो है कल पशुपालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन एक विभाग, उसके बाद सहकारिता पीडीएफ विभाग। अगर इसका होगा आपके पास तो भेज दीजिएगा। पीडीएफ यस ही है सर लेकिन वो बहुत बड़ा है, इसीलिए